Today's lecture is on fundamental and derived units. So, we will be discussing fundamental and derived units in detail. So, dear students, as the number of physical quantities to be measured is very large, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बहुत ज़्यादा नंबर में है. इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू select different units for all of them. अब लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, बन रही हैं, होती हैं, तो उन सब के लिए यूनिट्स देना बहुत इम्पॉसिबल टास्क है. आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, उसको हम न्यूटन बोल सकते हैं. एनर्जी है या वर्क है, उसको हम जूल बोल सकते हैं, अर्ग बोल सकते हैं. लेकिन अब बहुत सारी है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है. तो उन सब फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक पर्टिकुलर यूनिट असाइन नहीं कर सकते. इट इज रियली ए चैलेंजिंग टास्क. कर भी दें, मान लीजिए हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कर भी दें एक मतलब यूनिट सबको, तो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा. जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो तो चलो हमने असाइन कर दिया, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट असाइन करना एक इम्पॉसिबल टास्क है. तो टू सिंप्लीफाई द थिंग्स we make use of the relations amongst various physical quantities. तो इस चीज को आसान करने के लिए हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज को एक रिलेशन बनाने लग गए. जैसे एक एग्जांपल देता हूं. सपोज वी सेलेक्ट ए यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मींस डिस्प्लेसमेंट को हम यूनिट ऑफ डिस्टेंस में लेते हैं, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम are defined to explain velocity. ठीक है. इसी तरह से एक्सेलरेशन हम लेते हैं, तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी एंड टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, आई मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम आ गया, तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर. देयरफॉर स्टूडेंट्स, अगर हमें फोर्स का बात करना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, करेक्ट, या डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर.
Therefore, in order to find unit of force, we must know the unit of mass, we must know the unit of distance यानी कि displacement, magnitude of displacement, distance and time. Thus, for the measurement of quantities like velocity, like acceleration, like force, it is sufficient to know the units of simpler quantities like mass, like length and time. However, mass, length and time cannot be expressed in simpler forms. तो mass is already a simpler form. Mass is already a simpler form. Time is already a simpler form. Length is already a simpler form. तो mass, length and time ये fundamental quantities हैं in mechanics. तो fundamental quantities are rather those quantities which cannot be further subdivided. जैसे वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है. एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम है, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर है. फोर्स है वो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर है. एक्चुअली मैं डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिख रहा हूँ, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, नहीं तो मैं स्पीड लिखूंगा. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस होता है. तो ऑल क्वांटिटीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज मास, लेंथ एंड टाइम इन मैकेनिक्स. सो मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी फिजिक्स की बात नहीं कर रहा. मैकेनिक्स में जिसमें हम लोग मोशन, फोर्स, एनर्जी, वर्क पावर, जिसमें न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को जनरली यूज़ करते हैं. तो those quantities which cannot be further subdivided are fundamental quantities, and the units of fundamental quantities are known as fundamental units. तो मैं ये डेफिनेशन आपको लिखता हूँ, इसको आप नोट कर सकते हो पॉज करके. So students, fundamental quantities are those physical quantities which cannot be further subdivided. जिसको हम लोग फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते. इन मैकेनिक्स 3 fundamental quantities we take: mass, length and time. तो these are called fundamental quantities: mass, length and time in mechanics. अब आता fundamental units. Fundamental units. The units of fundamental quantities are known as fundamental units. तो मास को अगर हम स्क्वायर्ड ब्रैकेट में डाल दें तो ये बन जाता है फंडामेंटल यूनिट. टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दें तो ये भी बन जाता है फंडामेंटल यूनिट. ये मास, ये लेंथ, ये टाइम, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी भी आप 10th से +1 में आए हो, कि ये स्क्वायर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या है. ये स्क्वायर्ड ब्रैकेट मींस यूनिट.
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है यूनिट। अब आप बोलेंगे सर ये नोटेशन है, ये सिंबल है, इसको कह लो आप। हमारी फिजिक्स की ये ग्रामर है, करेक्ट। तो अब मैं आपको बताता हूं डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। अभी अभी पहले आप इसको नोट करो, क्योंकि स्पेस कम होता है ना इसमें, तो नोट करो। मैं डिराइव्ड यूनिट्स अलग से बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, the units of all those physical quantities, all those physical quantities, like force, like momentum, like work, like energy, कुछ भी, obtained from fundamental quantities like mass, like length, like time. अगर हम मैकेनिक्स से बाहर जाएं तो करंट, एम्पियर, luminosity are called derived units, are called derived units. जब मैं स्क्रीन फुल छोड़ता हूं आपके लिए, इट मीन्स आपने पॉज करके नोट करना है, नोट्स बनाने जरूरी है। सो आफ्टर नोटिंग दिस, आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल, यू टॉक ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये लेंथ अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। एंड मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। तो इसी तरह से वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बहुत सारे, मैं पूरा मतलब 2 घंटे लिख सकता हूँ इसके ऊपर। तो वो जैसे जैसे हम चैप्टर में फिज़िक्स में जाते जाएंगे, हम लोग बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। एक चीज़ बताऊँ स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना, जब तक फिज़िक्स चलती है ये चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं तो इसे बोला करता हूँ, ये चैप्टर बिफोर सिलेबस एंड डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट्स एंड डायमेंशन मेजरमेंट आफ्टर सिलेबस। तो जैसे जैसे आप फिज़िक्स में आगे और बढ़ते जाओगे तो इस चैप्टर में और ऐड ऑन करते जाओगे। तो ये आपको डिराइव्ड यूनिट्स भी क्लियर हो गया, आपको फंडामेंटल यूनिट्स भी क्लियर हो गया। अब हम आगे निकलते हैं थोड़ा और एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। You know, students, to understand physics more precisely, अच्छे से फिजिक्स समझने के लिए हमें इस चैप्टर को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना है। होता क्या है कि इस चैप्टर को बहुत लाइटली लिया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा बड़ा सिंपल, आप खुद कर लेना। लेकिन अब आप 10th करके आए हो, तो आफ्टर 10th अब हर एक इंसान को जो चीज़ आती है उसको बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन जिसने उसको पहली बार उसमें वो एंटर किया होता है तो उसमें डेफिनेटली वो जब पेज खोलेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट, तो उसको डेफिनेटली टीचर्स की ज़रूरत होती है। परहैप्स अगर आप एग्री करते हो तो डू मेंशन मी इन द कमेंट। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो किया जाता है।
मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, करंट को एम्पियर, ठीक है, एंड luminous intensity कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन, मास किलोग्राम, ठीक है, सेट्रा सेट्रा, 7 है और 2 एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो आपके दिमाग में एक चीज चली होगी कि ये क्यों हुआ ऐसा। अब देखो इंडिया में, मान लो इंडिया कुछ सामान भेजता है यूरोप में और वो बोलता है कि हम पंसेरा, तोला, मन, ये इतने मन हम ये भेज रहे हैं, कुछ भी मसाले, वट एवर यू से। अब उनको पता ही नहीं मन क्या है, उनको पता ही नहीं तोला क्या है, उनको पता ही नहीं पंसेरा क्या है, माशा क्या है। और फ्रांस वाले कुछ कंट्री को भेज रहे हैं पाउंड में या किसी और मेजरमेंट्स में, उनके आउंस में एंड सो ऑन। तो बड़ी दिक्कत ट्रेडिंग में आई। तो पेरिस के पास एक जगह है सेवरेस, तो वहाँ पर फिर एक मीटिंग हुई। तो उन्होंने बोला कि हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन करेंगे ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसका नाम रख दिया ले सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, ये फ्रेंच में। एंड स्टूडेंट्स फिर पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो किया गया। उसको हम लोग SI बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एंड ये मैं आपको 1 बाय 1 डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोले तो ये क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ बेस मीन्स फंडामेंटल and derived units is called system of units. Students, a complete set of base and derived units is called system of units. Earlier we used to employ the Gaussian or CGS, centimeter gram second, BE, British engineering, or FPS, foot poundal and second. MKS, meter kilogram second. For measurements, मीटर किलोग्राम सेकंड को फिर लेटर स्टेज पे हमने SI में मर्ज कर दिया, फुट पाउंडल सेकंड को डिस्कार्ड कर दिया। CGS अभी भी चलता है, इसको गॉसियन भी बोलते हैं।
तो स्टूडेंट्स, we shall focus our attention to international system of units or SI units. इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और SI यूनिट्स, recommended by General Conference on weights and measurements. SI units, CGPM. C means conference, G for general conference on weights and measurements. From time to time ये लोग वेरी करते गए. This system, which is in fact the extension of MKS system, meter kilogram second system, has 7 basic and 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स. बेसिक को हम फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग ना मीटर को कभी भी मीटर्स नहीं लिखते, हम लोग मीटर ही लिखते हैं. क्योंकि अगर हम इसको मीटर्स डाल दें तो ये एस जो है ये सेकंड में कंफ्यूजन डाल देता है. इसलिए हम लोग मीटर को ही मीटर्स को प्लूरल भी मीटर, सिंगुलर भी मीटर. ये चीज़ें बहुत माइन्यूटली स्टडी की जाती हैं. आपको लेक्चर में ऐसे नहीं देता, मतलब आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन माई टोटल सिस्टम. तो मैं काफ़ी डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये एफर्ट्स आप अप्रिशिएट भी करेंगे. whenever FPS system has been placed out, as such has almost become obsolete. फ्रांस का सिस्टम है FPS, तो इसको ऑब्सोलीट ही कर दिया गया, निकाल ही दिया गया. हाँ, कंट्री वाले अपने कंट्री में यूज़ करते होंगे फुट पाउंडल सेकेंड, बट अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या सोच होती है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ना ही हमें सोचना है. तो हमें जो प्रोज दिया गया पढ़ाने को कि भाई आप ऐसे ही पढ़ा दो, ऐसे ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है, सत्य वचन. CGS यूनिट्स के साथ फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है गॉसियन के साथ, क्योंकि CGS और MKS में काफ़ी CGS एंड SI में काफ़ी सिमिलैरिटी हमें स्टडी करनी पड़ती है. जो SI है वो अब्रीविएशंस क्या है, दैट इज ले, LE ले सिस्टम है, SYSTME सिस्टम है, इंटरनेशनल डे यूनाइट्स, इंटरनेशनल DE डे यूनाइट्स, UNITES. शायद ये फ्रेंच है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की फ्रेंच की. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कंप्लीट सेट ऑफ बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब मैं आपको एक एक करके सारे यूनिट्स को समझाऊंगा. एंड जो CGPM में हुए, CGPM क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स. ओके, आई नो ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा मतलब नॉलेज डिफरेंट किस्म का होता है,
लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आपने नीट में और जेई में जाना है तो आपको हर चीज़ को गहराई से समझना होगा। बिकॉज हमारे पास एक एडवांटेज है, ऑफलाइन में हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते बताना। बिकॉज वहाँ एक रेस होती है कि वेक्टर्स 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 वेक्टर्स। ऑफलाइन में ये 2-3 चैप्टर बहुत निगलेक्ट हो जाते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड मेजरमेंट्स, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एक चैप्टर मैथमेटिकल टूल। तो अब क्या है कि हम लोग वेक्टर्स भी दे सकते हैं अभी, एंड फोर्स भी दे सकते हैं, प्रोजेक्टाइल भी दे सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन द प्ले लिस्ट। तो इसलिए आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है लेक्चर्स, आई थिंक सो। मैं अब आपको 1 by 1 7+2 9 बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स मूव इनटू दैट। वेल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ 1 kilogram. It is the unit of mass and is defined as the mass of specific platinum, iridium, alloy, 90% platinum, 10% iridium, cylinder kept at the International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris, France. Means 1 किलोग्राम क्या है? कुछ प्लैटिनम इरिडियम का जो एलॉय है उसका मास है, जिसमें 90% प्लेटिनम है, 10% इरिडियम है। उस सिलेंडर्स को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स या मेजर्स एट सेवरिस नियर पेरिस के पास एक जगह है सेवरिस। मैंने गया वहाँ, मतलब ये मैंने स्टडी किया तो वहाँ ये पढ़े हैं। एक्चुअली जो ये मास है ये स्टैंडर्ड लीगलाइज्ड इन 1889। ये 1889 में ये मास स्टैंडर्ड लीगलाइज कर दिया गया है। एंड इसको किसने लीगलाइज किया? फर्स्ट CGPM, that is CGPM, you already know, General Conference on Weights and Measurements, right? So there has been no change since that time, because platinum iridium is a stable alloy। जो प्लैटिनम इरिडियम है ये एक स्टेबल एलॉय है। टाइम के साथ साथ इसका मास ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। द सेवरस सिलेंडर इज 3.9 centimeters in diameter तो ये 3.9 सेंटीमीटर इन डायामीटर है, METER, okay, and students 3.9 centimeter its height, तो 3.9 सेंटीमीटर ही हाइट है इनकी एंड 3.9 सेंटीमीटर ही इसका डायमीटर है। एंड स्टूडेंट्स ये जो सिलेंडर हैं प्लैटिनम इरिडियम ये वाले एलॉय, ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ कभी भी
ना इनका वेट इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी को स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, और मैं हट गया परे तो आप इसको नोट कीजिएगा। फिर एक दूसरी डेफिनेशन में चलते हैं। तो किलोग्राम क्या है? यूनिट ऑफ मास है। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। किस में? मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स किस में है? फिजिक्स में है। अब पॉज किया हुआ है, नोट करो। वेल स्टूडेंट्स, द सेकेंड बेस क्वांटिटी in mechanics, that is length, and its unit is meter. The meter is the length of the path traveled in vacuum during a time interval of 1/299792458 of a second. I mean, speed of light जो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अगर उसको 1/299792458 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो लेंथ आएगी वो मीटर है। ये डेफिनेशन 1983 में एक्सेप्ट की गई। इससे पहले बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो अब सिलेबस से निकाल दी गई हैं क्योंकि वो रिजेक्टेड हैं, वो डिस्कार्डेड है। तो स्टूडेंट्स, मीटर क्या है? अमेजिंग इट इज। It is really amazing because you have to, you're going to define what is 1 meter. So ये है second physical quantity, ठीक है। देखिए, मैंने ये सारा अपने हाथ से लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप भी लिखें। नोट्स बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं, राइट? तो मैं स्क्रीन से परे हटता हूँ, आप इसको पॉज करेंगे और नोट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी इज seconds. A second is defined as the time interval occupied by 9,192,63770 cycles of specified energy changes in cesium-133 atom. तो एक सेकेंड basically is the time taken by exactly 9,192,631,770 cycles of a certain wavelength of light to be emitted by cesium atom. तो स्टूडेंट्स, ये है सेकेंड की डेफिनेशन। अब मैंने मैकेनिक्स के 3 बेसिक क्वांटिटीज आपको बताई। मास किलोग्राम, यूनिट, डेफिनेशन, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। अब मैं आपको फोर्थ क्वांटिटी पे लेके चलूँगा। पॉज, नोट इट डाउन। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। वेल स्टूडेंट्स, now I'm going to discuss with you what is 1 ampere. What is ampere? It is basically unit of current. It is defined as that constant current which, if maintained in 2 straight parallel conductors of infinite length,
of negligible circular cross section. क्रॉस सेक्शन समझते हो ना आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जैसे ये चौक है, इसका जैसे ये चौक है तो इसका ये जो एरिया होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये पेन है, ये पेन का जो ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस बोलते हैं. एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, VACWM, causes each to exert a force of 2 into 10 to minus 7 Newton on 1 meter length of the other. जैसे ये एक वायर है निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन की, ये एक दूसरी वायर है, ये भी निग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन की, ये दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर. तो अगर इसकी 1 मीटर लेंथ हम ले लें, ये 1 मीटर लेंथ ले लें सपोज, और इसके ऊपर 2 इंटू 10 टू माइनस 7 न्यूटन फोर्स लगे, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इन दो वायर्स में 1 एम्पियर है. वो कितना है बस, 1 एम्पियर. हाउ मच इट इज, 1 एम्पियर. मतलब दो पैरेलल वायर्स ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर. करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर फोर्स लगा रही है 2 इंटू 10 टू माइनस 7 न्यूटन. अगर वो 2 इंटू 10 टू माइनस 7 न्यूटन 1 मीटर फोर्स लग रही है, चाहे वो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, वो डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे वो करंट क्या है, 1 एम्पियर. तो ये आप नोट कीजिए, मैं पॉज करता हूँ या आप पॉज कर लीजिए, एक ही बात है. नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. वेल स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क करना तो पड़ता है, अब मैं भी कर रहा हूँ, एक एक डेफिनेशन को लिख रहा हूँ. आपने पॉज करके नोट किया तो मैंने आपके लिए अगली डेफिनेशन लिख दी, कैंडेला. The candela is the luminous intensity. आपको पता है जब हम लाइट को इंक्रीज करते हैं तो लाइट रेडिएशंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ती हैं तो उसको हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं. और वो जो एरिया है हेल्ड परपेंडिकुलर, मतलब अगर आप किसी लाइट सोर्स को ऑन करोगे, अगर आप किसी लाइट सोर्स को ऑन करोगे और उस लाइट सोर्स को एक एरिया परपेंडिकुलर होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो लिमिनस इंटेंसिटी होगा. अब जैसे ये लाइट सोर्स है, ये सरफेस ले लीजिए 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पे ये पर यूनिट टाइम ये लाइट जो पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड लिमिनस इंटेंसिटी. और ये लिमिनोसिटी है, इसकी चमक है. अब जैसे जैसे ये कैमरा के पास आ रहा है, इसका चमक और बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. होप इट इज क्लियर. तो ये वॉट पर स्टेरेडियन, अब मैं बताता हूं. कैंडेला इज द luminous intensity in a given direction of source that emits monochromatic radiation. Mono means single, chromatic means color. Single color radiation जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 10 raised to power 12 हर्ट्ज, अब फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा ही होगा 9th 10th में, साइकिल्स पर सेकेंड.
reciprocal of time period is called frequency, has a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per स्टीरेडियन. अब ये जो वर्ड है स्टीरेडियन, ये आपको थोड़ा तंग करेगा, मैं आपको तंग नहीं होने दूंगा, डोंट वरी. स्टीरेडियन सॉलिड एंगल होता है. जैसे आप बैडमिंटन शटल देखते हो ना, तो वो इस तरह से सॉलिड एंगल होता है, लाइक दिस, राइट. तो जो मतलब ये सॉलिड एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टीरेडियन. इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड लैम्डा. लैम्डा तो वेवलेंथ है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम टाइप स्टीरेडियन. बाकी वेरी करता है, डिफरेंट टीचर्स को अपनी अपनी डिफरेंट नोटेशंस भी बताते रहते हैं. तो कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी. ये चमक का एक यूनिट है जिसमें एक गिवन डायरेक्शन में सोर्स के मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻12 हर्ट्ज होती है, और रेडिएंट इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में 1/683 वॉट पर सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन. तो इसको बॉस कैंडेला बोलते हैं. आप सोच रहे होंगे विपिन सर, आप ये आपने 5th डेफिनेशंस ये लिखी है यहाँ, और 5th डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ. तो ये पर्पस क्या है? अभी मैं 6th भी लिखने जा रहा हूँ, केल्विन, फिर मोल भी बताऊंगा. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं ना, हम बहुत अच्छे लेवल पे फिज़िक्स सीखना शुरू कर देते हैं, तो हमें ये चीज़ें बेसिक्स बहुत ज़रूरी है पता होना. तो मैं इसलिए हर चीज़ आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में हर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है. जिसको नहीं चाहिए वो स्किप कर दे, जिसको थोड़ा चाहिए वो इसको सुन ले. तो ऑप्शन हर एक के लिए ऑनलाइन में मिलती है. ऑफलाइन में बेशक मैं पढ़ाऊं तो मैं बोलूं बच्चा इसको बुक से पढ़ लेना, ठीक है, और दैट्स इट. बच्चा बुक से नहीं पढ़ता. ये 100 में से 99% तो नहीं पढ़ता, 0.1% पढ़ते होंगे, तो उनको किसी के पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत मेरी भी है, आपकी भी है. चलो अब आप करो इसको, मैं परे हटता हूँ, पॉज करो और नोट करो. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द केल्विन. इट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर. And is the fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water. अब आप पूछेंगे सर ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. तो ये टेम्परेचर का वो यूनिट है जो कि एक फ्रैक्शन है किसकी? 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मीन्स जो थर्मोडायनेमिक, हम सब एक थर्मोडायनेमिक स्टेट में होते हैं. मैं आप सब, अब हमारा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है अप्रॉक्सीमेटली. आप इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, जितना भी आएगा, 36 और 37 वट एवर इट इज़, वो आप कर सकते हो कैलकुलेट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 273.16 फ्रिक्शन है, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड केल्विन, राइट. एक्चुअली क्या होता है कि ये डेफिनेशंस इग्नोर कर दी जाती हैं, तो बच्चे टीचर्स को बड़ा क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, ट्रिपल पॉइंट क्या है, थर्मोडायनेमिक क्या है, तो बच्चे टीचर अवॉइड मारते हैं. तो इसलिए मैंने तो ये करवा दी है.
ये ऑप्शन आपके सामने, तो मैं हटा परे एंड आप इसको नोट कीजिए। पॉज करके, पॉज कर लो ना, मैं फिर स्क्रीन पे नहीं होऊंगा, तो नोट्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। वेल स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन विद यू द मोल, द सेवेंथ fundamental quantity, basic quantity, and its unit. Mole, it is the unit of amount of substance and is equal to the amount of substance of a system which contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of carbon 12. So 1 mole is equal to 6.0221310 raised to power 23 specified elementary entities. ये कौन कौन सी हैं? एटम्स है, मॉलिक्यूल है, आयन्स हैं, कुछ भी, इसको हम एंटिटीज बोलते हैं। सो व्हाट इज 1 मोल? अब ये कार्बन से भी कर सकते हो, ऑक्सीजन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता। लेट्स डू विद ओनली कार्बन। तो ये है कुछ यूनिट्स। इसके अलावा दो और यूनिट हैं, एक रेडियन वो प्लेन एंगल, एक स्टीरेडियन वो सॉलिड एंगल। ठीक है, तो मैं साइड हटता हूं, तो आप इसको नोट कीजिएगा। पॉज, नोट। बेटा नोट करोगे तो हाथ से लिखोगे तो वो याद रहता है, भूलता नहीं है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। रेडियन विच इज यूनिट ऑफ ए प्लेन एंगल। जो ये प्लेन एंगल आप लेते हो ना इस तरह से, ये रेडियन होता है। ये लेंथ है, ये रेडियस है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो इफ एल इज इक्वल टू आर देन थीटा इज 1 रेडियन। तो ये एंगल जो आप लेते हो रेडियन, दैट इज प्लेन एंगल। स्टीरेडियन होता है सॉलिड एंगल। इसमें हम लोग सरफेस एरिया, एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया को डिवाइड करते हैं स्क्वायर ऑफ द रेडियस से। ये डी ओमेगा होता है, ये होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये एक स्टीरेडियन सॉलिड एंगल कहलाता है, राइट। तो अभी ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, आगे डिटेल बहुत स्टडी करेंगे हम लोग। सॉलिड एंगल तो हम यूज़ करते हैं +2 में, प्लेन एंगल हम +1 में काफ़ी यूज़ करेंगे। सो नोट इट डाउन। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कोहेरेंट बोल सकते हैं अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स को ऑब्टेन कर लें बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रॉम सर्टेन सेट ऑफ बेसिक यूनिट्स। जैसे 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग, 1 न्यूटन 10⁻⁵ डाइन्स। तो जितने भी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उसमें हम लोग बेसिक यूनिट्स बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। derived units, if all the derived units are obtained by multiplication or division by from a certain set of basic units। जैसे 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर, ठीक है। तो SI is a coherent system of units, particularly SI is a coherent system of units। तभी CGS को हमने ऑब्सोलीट नहीं किया, MKS को हमने SI में ले लिया, मीटर किलोग्राम सेकंड मैकेनिक्स का, क्योंकि पहले मैकेनिक्स की नॉलेज ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट्स, ये एक लेक्चर रहा आपके साथ, बहुत प्योर बेसिक्स है, इसको आप सुन सकते हो,
नोट्स भी बना सकते हो। और ये जो टॉपिक्स हैं ये जनरली इग्नोर कर दिए जाते हैं, हम टीचर्स जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सिंपल लगते हैं पढ़ने में। लेकिन फिर भी अब आपने इसको देखा है, अगर देखा है अच्छे से विदाउट स्किपिंग, तो आपको लग गया होगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो thank you all for this class, and Vipin sir is working for the students, by the students and with the students. अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, गांव में हर बच्चे को शेयर कीजिए जो गांव में रहते हैं, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको आप बताइए। पूरा बोर्ड में तैयार करवा दूंगा, न्यूमेरिकल्स भी डालूंगा, और मल्टीपल चॉइस के लिए मेरी ऐप है TOPRANKR, topranker.com। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे, डिजर्विंग लगे, इसको लाइक कर सकते हो। मैं बहुत कम बोलता हूँ बट आजकल बोलता हूँ। शेयर भी करो, फ्रेंड्स को बताओ, सबका फ़ायदा होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।